हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपन 10th क्लास का चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है और इनके क्या क्या केमिकल रिएक्शंस है, इनके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से ये एनवायरमेंट में हमारे काम के हैं या फिर नहीं है, वो सारी बात अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाला है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 2 है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, पढ़ना आसान है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट एसिड। भाई हमारे दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आता है कि ये एसिड आखिर है क्या, या फिर ये बेस आखिर है क्या। तो एसिड का मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि जितने भी वो सारे चीजें जो आप खाते हैं, जो टेस्ट में शोर होती है, खट्टी जो होती है टेस्ट के अंदर, जो टेस्ट के अंदर शोर होती है, वो सारी एसिड है। और जो टेस्ट में कड़वी होती है, बीटर इन टेस्ट, वो क्या होता है, बेस होता है। तो मैं डिफरेंस बताता हूँ दोनों के बीच में। देखो, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंसेस, एग्जाम में सवाल पूछता है कि डिफरेंस लिखो इनके बीच में, तो लिख सकते हैं यार इजीली। देखो, सोर इन टेस्ट, एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट, बीटर बेस आर जनरली बीटर इन टेस्ट। बेस क्या होता है, बीटर होता है टेस्ट में। एसिड क्या होता है भाई, सोर होता है, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में, जो पानी का सॉल्यूशन बना रखा है, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या देख रहे हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे बोलता हूँ, जनरली एसिड जो होता है क्या डोनेट करता है, H+ आयन को डोनेट करता है। H+ आयन को देते हैं, गिव है, तो गिव्स H+ आयन और ये गिव्स OH- आयन। एसिड हमें H+ आयन देंगे, बेस हमें OH- आयन देते हैं। क्या देते दोस्त, OH- आयन। अगला देखना, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। एक टेस्टिंग है भाई, कि अगर वो जो आप सॉल्यूशन आपको दे रखा है वो एसिड है फिर बेस है, तो क्या करना होता है, लिटमस पेपर मार्केट में अवेलेबल होता है, स्टेशनरी पे मिल जाएगा वो लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिटमस पेपर 2 टाइप के आते हैं, एक तो होता है रेड, एक होता है ब्लू। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा है, वो गिवन सॉल्यूशन अगर एसिड है, तो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। और अगर आप रेड लिटमस उसके अंदर डिप करते हो, तो रेड पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। और अगर ब्लू कलर का जो लिटमस होगा, तो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। तो यही बात ये बताना चाहता है यहाँ पर कि देखो, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर, यानी एसिड जब प्रेजेंट होगा तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और रेड वाला अगर डिप करते हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये बात अपन लिखिए। लेकिन बेस की बात करता हूं, तो टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। और अगर उस सॉल्यूशन के अंदर बाई चांस मान लो जो आपको गिवन सॉल्यूशन है, अगर वो बेसिक नेचर का है, तो वही सेम प्रोसेस करना है आपको। 2 लिटमस पेपर आते हैं, एक ब्लू वाला, दूसरा रेड वाला। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप करते हो, कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब क्या है, वो बेस है। या फिर अगर आप रेड लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन में डिप करते हो, तो फिर क्या, अगर ब्लू कलर आ जाता है, उसका मतलब क्या है दोस्त, वो 100% बेस होगा। देखना, तो ब्लू से लिटमस, ब्लू से रेड करता है एसिड, रेड से ब्लू करता है बेस। नेक्स्ट देखा, पीएच जो होती है लेस देन 7 है, पीएच ग्रेटर देन 7 है। एसिड जो होता है, एसिड की पीएच लेस देन 7 होती है। पीएच क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। एसिड और बेस का मेजरमेंट करने का एक तरीका है, एक स्केल, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। अभी अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पीएच स्केल को। तो पीएच जो होती है, एसिड की पीएच लेस देन 7 होती है, बेस की पीएच लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 7 होती है, बेस की पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। ये बात अपन ने करी। देखिए, फिर देखना, ये आयन है ना, एसिड हमें H+ आयन देता है, बेस हमें OH- आयन देता है। अरे भाई, एसिड्स हमें H+ आयन देता है, बेस हमें OH- आयन देते हैं। तो देखना, आयंस जो होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आयन प्रेजेंट है, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वहां करंट फ्लो होगा। यस, वहां करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट जो होता है वो आयन के प्रेजेंस से ही फ्लो होता है। करंट की डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज का मतलब होता है आयन, और अगर आयन उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वहां करंट जो होता है वो इजीली कंडक्ट हो जाएगा, कंडक्टिविटी होगी उसकी इलेक्ट्रिक करंट की। तो एसिड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रीजन, ये OH- आयन प्रेजेंट होता है इसके अंदर OH- आयन प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट होता है। क्या डिफरेंस तक क्लियर है पूरा मेरे भाई, डिफरेंस तक सारी कहानी क्लियर है। मैं एग्जांपल लिखा था इनका, देखना एग्जांपल आप देखिए भाई, एग्जांपल भी याद रखना जरूरी, एग्जाम में पूछ लेता है। मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जांपल, जैसे देखना HCl हो गया, H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इधर मैं बात करता हूँ बेस के बारे में, एग्जांपल, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल से अपन धीरे धीरे सारा कवर करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, दो एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस का एग्जांपल और ये एसिड का एग्जांपल है। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर होती है, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंसेस क्लियर होते हैं दोस्त, है ना। अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं इनको। देखना, एसिड जो होता है सोर इन टेस्ट होगा, बेस बीटर इन टेस्ट। एसिड जनरली गिव्स H+ आयन, बेस जनरली गिव्स OH- आयन। एसिड
ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। एसिड जो होते हैं पीएच उनकी लेस देन 7 होती है, बेस की पीएच मोर देन 7 होती है, ग्रेटर देन 7 होती है। एसिड और बेस दोनों क्या करते हैं, आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये अपन एग्जांपल लिखा है, ये अपन इनके बीच में डिफरेंसेस लिखे हैं, एग्जांपल अपन ने लिख रखा है। तो अगर आपसे कभी एग्जांपल एग्जाम के अंदर पूछ ले डिफरेंस लिखो एसिड और बेस में, क्या ये वाला पूरा लिख दोगे? ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं इंडिकेटर। क्या बात करता हूं दोस्त? इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है, जैसे अपन गाड़ी के अंदर होता है भाई, कार बाइक सभी के अंदर, स्कूटी के अंदर सभी के अंदर इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर जो हमें इंडिकेट करता है कि वो जो गाड़ी रास्ते में चल रही है वो किस तरफ जाएगी, इस तरफ आगे राइट लेगी या फिर लेफ्ट लेगी, वो सारी जो कहानी होती है वो अपन कौन इंडिकेट करता है हमें? वो हमें इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि भाई आप सावधान हो जाइए, जो आगे गाड़ी चल रही है वो राइट टर्न लेने वाली है, अगर इस तरफ लगाए तो, अगर इस तरफ लगाए तो वो लेफ्ट टर्न लेने वाली है। तो हमें इंडिकेट करते हैं, हमें सूचना देती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट, वो भी इंडिकेट करता है हमें। इंडिकेट कैसे करेगा कि भाई कोई एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है। अगर कोई एसिड प्रेजेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज हो जाएगी, और अगर बेस प्रेजेंट होगा तो उसकी भी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज हो जाएगी। तो उन प्रॉपर्टीज को अपन पहचान कर, प्रॉपर्टीज को अपन आइडेंटिफाई करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है या फिर दोनों ही प्रेजेंट है। तो ये कहानी पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स आर दी सब्सटेंस विच शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, यानी ऐसे सब्सटेंस हो गए जो एसिड और बेस की प्रेजेंस को शो करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। मैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करता हूँ। किसकी बात करूँ दोस्त? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं दोस्त? 3 टाइप के। एग्जाम में सवाल पूछता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर लिखिए, बताइए कितने होते हैं। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन समझ में आई, दी सब्सटेंस विच शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर के टाइप्स 3 टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वापस बोलो, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। देखिए नेचुरल की बात करता हूं, नाम में लिखा है नेचुरल। ऐसे इंडिकेटर सब्सटेंस, ऐसे इंडिकेटर मटेरियल जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर से उसको ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर ना, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, इसी को बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, हल्दी, अरे भाई टर्मरिक जो होती है हल्दी, वो हल्दी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। पिटूनिया हो गया, जेरानियम हो गया, ये सब जो हो गए, ये कौन सा इंडिकेटर है दोस्त? ये नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर से ऑब्टेन होता है। क्या देखना, लिटमस हमें प्लांट से प्राप्त होता है, हल्दी हमें प्लांट से प्राप्त होती है, पिटूनिया और जेरानियम भी हमें प्लांट से प्राप्त होता है। तो क्या ये प्लांट से प्राप्त होता है? यानी कि नेचर से ही प्राप्त हो रहे हैं, हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं, और नेचर से ऑब्टेन हो गया इसका मतलब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे लिटमस का मैंने आपको बताया, लिटमस एक सॉल्यूशन होता है, वैसे तो लिटमस पेपर भी मिलता है मार्केट के अंदर। लिटमस पेपर 2 टाइप का होता है, ब्लू और रेड। वो लिटमस पेपर इसी से बना हुआ है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। तो ये लिटमस पेपर जो है देखना इंडिकेटर का काम कर रहा है। अगर वो ब्लू से रेड कन्वर्ट कर रहा है, देखो ब्लू से रेड हो गया, इसका मतलब क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है, तो इंडिकेटर का काम कर रहा है। और अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है तो क्या प्रेजेंट है वहां पर? बेस प्रेजेंट है, तो ये भी इंडिकेटर का काम कर रहा है। नेचुरल इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर? नेचुरल। हल्दी जो होती है, हल्दी टर्मरिक, आपने कभी नोटिस किया होगा किसी कपड़े पर हल्दी के दाग लग जाता है, जब उनको धोते हैं डिटर्जेंट पाउडर से, सर्फ से उनको जब धोते हैं तो पहले उनका कलर रेड हो जाता है। अब जैसे ही सर्फ के अंदर डालते हैं, सर्फ की जो नेचर होता है बेसिक नेचर होता है, सर्फ डिटर्जेंट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जैसे उसको धोने के लिए डाल देंगे सर्फ के अंदर, तो सर्फ की वजह से वो सर्फ बेसिक हो गया, और बेस की वजह से वो कैसा कलर हो जाता है? वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। काफी देर उसको धोने के बाद में जब वहां से वो बेसिक नेचर पूरा चला जाएगा, सर्फ पूरा निकल जाएगा बाहर, तब वो लाइट येलो में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो पूरा साफ हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं हल्दी जो होती है वो इंडिकेटर का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? इंडिकेटर का, क्योंकि उसने बेस की प्रेजेंस के अंदर अपने कलर को चेंज कर दिया, रेड कलर का कर दिया। कैसा कर दिया? रेड कलर का। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है भाई, लिटमस भी नेचुरल इंडिकेटर है। और अगर आपसे पूछ ले तो पिटूनिया और जेरानियम, पिटूनिया और जेरानियम दोनों प्लांट होता है भाई। तो जेरानियम की प्लांट्स की लीव्स जो होती है वो काम आती है, और पिटूनिया जो होता है उसकी भी। तो पिटूनिया और जेरानियम दोनों प्लांट्स है जो नेचुरल इंडिकेटर है भाई। तो एग्जाम्पल सहित पूरा कंप्लीट क्लियर है। अगला टाइप देखिए दोस्त, अगला लिख रखा है, अगला मैंने एक और देखिए, तो यहाँ तक क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक पॉइंट लिख रखा है कि लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। कैसे डाई है? ये पर्पल कलर की डाई होती है, पर्पल डाई, ये पर्पल डाई होती है, एक्सक्रेटेड फ्रॉम थेलोफाइटा। ये प्लांट का ग्रुप है, एक फाइलम है, इसको बोलते हैं थेलोफाइटा। क्या बोलते हैं दोस्त? थेलोफाइटा। थेलोफाइटा आपने सुना होगा कभी, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इनके थेलोफाइटा इसको और एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? एल्गी। तो ये एल्गी के पार्ट के अंदर से निकाला जाता है भाई। किसे निकाला जाता है? एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस को। एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं लाइकेन, एक लाइकेन प्लांट होता है, उस लाइकेन से इसको निकाला जाता है।
तो ये लिटमस सॉल्यूशन होता है भाई, क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन होता है जिसको थैलोफाइटा के लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का। एक इंडिकेटर है, कैसा इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि मैं नेचर से मिलता है इसलिए बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट टाइप देखिए 2 नंबर दे रखा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल, स्मेल से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा उसी को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल और ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, यानी ऐसे कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी कंपाउंड्स जो एसिड और बेस की प्रेजेंस के अंदर अपनी स्मेल अपने ऑर्डर के अंदर चेंज कर देते हैं। अगर एसिड प्रेजेंट होगा तो कुछ और स्मेल आएगी, अगर बेस प्रेजेंट होगा तो कुछ और स्मेल आएगी, यानी अपनी स्मेल अपने ऑर्डर के अंदर चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं अपन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब अपना पता होना चाहिए कि एसिड जब होगा तो ऐसी स्मेल आएगी, बेस जब प्रेजेंट होता है ऐसी स्मेल आएगी। उस स्मेल को पहचान कर अपन क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं कि क्या एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एग्जांपल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई, वेनिला। एग्जांपल क्या है, वेनिला, क्लोवर्स ऑयल एंड ओनियंस ऑयल। एग्जांपल देखिए दोस्त, ये एग्जांपल लिखे हुए, वेनिला होता है, वेनिला जो आइसक्रीम में डालते हैं, ओनियंस ऑयल और क्लोवर्स ऑयल। जो टाइप आता है अपना सिंथेटिक इंडिकेटर, नाम में लिखा सिंथेटिक, जो सिंथेसिस करते हैं ह्यूमंस ने बना रखा है, इसको मैं बोल दूं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। भाई सिंथेसिस जो ह्यूमन ने बना रखा है, दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर व्हिच इज मेड बाय ह्यूमंस, उसको अपन बोलते हैं सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। या तो अपन बोलते हैं सिंथेसिस या फिर बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। एग्जांपल देखना है इसके, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोल्फथेलिन। ये एग्जांपल याद रखना, एग्जाम में सवाल आते रहते भाई, इंडिकेटर एक अच्छा टॉपिक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, इससे आप याद रखिए। तो कौन कौन से एग्जांपल है इसके, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और फिनोल्फथेलिन, ये 3 एग्जांपल हम याद करेंगे किसके अंदर, सिंथेटिक या फिर बोल सकता हूँ आर्टिफिशियल इंडिकेटर में, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और फिनोल्फथेलिन। क्या दोस्त यहाँ तक एकदम सब कुछ क्लियर आपका। तो चलिए दोस्तों फिर अपन आगे बात करते हैं, अपन अब बात करते हैं पीएच, अपन बात करते हैं पीएच के बारे में। तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों आगे पीएच के बारे में। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली एक पीएच स्केल होती है, उस पीएच स्केल का यूज अपन कहाँ करते हैं, उस पीएच स्केल का यूज अपन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन और OH माइनस आयन को मेजर करने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयन डोनेट करते हैं और बेस हमें क्या करते हैं, OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। तो अगर कोई बेसिक कंटेनर होगा, बेसिक कोई मटेरियल होगा, बेसिक सॉल्यूशन बेसिक मटेरियल है, तो उसके अंदर OH माइनस का कंटेंट ज्यादा होगा और एसिड के अंदर H प्लस का कंटेंट ज्यादा होगा। यस, तो देखो ऐसी कोई भी स्केल है, फिर ऐसा कोई भी सिस्टम जिसकी वजह से हम H प्लस के कंसंट्रेशन की मेजरमेंट कर सकते हैं और OH माइनस के कंसंट्रेशन की भी मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं दोस्त, पीएच स्केल। देखे दोस्त, तो देखना पीएच का मतलब ये पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्त, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति। वैसे होता है भीम की शक्ति, भीम की शक्ति धूम मचाए सामने कोई टिक ना पाए, उसी टाइप से यहाँ पर भी क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्त, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति है यहाँ पर। तो देखिए इन द सॉल्यूशन फॉर मेजरमेंट ऑफ H प्लस आयंस कंसंट्रेशन जनरली यूज अ स्केल इज नोन एज पीएच स्केल, यानी H प्लस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए स्केल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है दोस्त, देखना पीएच का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है भाई, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। अब देखिए ये जो पीएच स्केल होती है, इसकी जो काउंटिंग होती है वो होती है 0 से लेकर 14 तक। ये पीएच स्केल बना रखी है मैंने, इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 लेकर 14 तक जो है काउंटिंग होती है, 14 तक ये मेजरमेंट करती है। अब देखना 0 से लेकर 7 तक जो बात होती है, 7 इसका मिड पॉइंट हो गया, तो 0 से 7 तक की जो बात होती है वो होती है एसिडिक के बारे में। 0 से 7 अगर किसी की पीएच आती है तो क्या हो जाएगा, वो एसिड हो जाएगा। अगर किसी की पीएच 7 से 14 के बीच में, वो क्या हो जाएगा दोस्त, वो बेसिक होगा, बेस होगा वो। और अगर किसी की पीएच 7 ही हो गई तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। आया भाई समझ में, देखना वापस करता हूं मैं बात। अगर यहां से लेकर लिख देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अगर 0 से 7 की बात करता हूं, 0 से लेकर 7 तक, 7 या फिर 7 से थोड़ा सा नीचे की तरफ मान लो, वो सारा क्या हो जाएगा, एसिड। और 7 से जो भी ग्रेटर देन होता है, ये सारी वैल्यूज 7 से कुछ पॉइंट आगे लेकर 14 तक, वो सारा क्या हो जाएगा अपना बेस। तो 7 से जो भी ग्रेटर देन होगा 14 तक, वो सारा क्या होगा दोस्त, बेस होगा। और अगर किसी की पीएच 7 ही हो जाएगा, डिटो 7 एकदम बिल्कुल 7, तो वो 7 फिर क्या हो जाएगा भाई अपना न्यूट्रल। वो 7 की पीएच क्या होती है, न्यूट्रल। तो अगर पीएच लेस देन 7 है, एसिड नेचर का होगा कंपाउंड। पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है, कंपाउंड बेसिक नेचर का होगा। और अगर पीएच अगर 7 है तो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा दोस्त। अब देखिए 7 से इस तरफ जब आएंगे, 7 से जब 0 की तरफ जाते हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि इसमें अंदर कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा पीएच कम होगी, पीएच जितनी कम होगी, H प्लस की वैल्यू उतनी
ज्यादा होगी। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ पीएच जितनी कम उसकी एसिडिक पावर उतनी ही ज्यादा होगी। देखना भाई, पीएच किसी की जितनी कम होगी उसके अंदर H प्लस उतना ही ज्यादा होगा, और H प्लस जितना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक पावर, एसिडिक नेचर उसका उतना ही ज्यादा। कैसे भाई, एक एसिड है सिंपल एसिड, वैसे बोलता हूं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड कम H प्लस देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस देता है। तो जो ज्यादा H प्लस डोनेट करता है वो मोर एसिडिक होगा, और जो कम H प्लस डोनेट करता है वो लेस एसिडिक होगा, वीक एसिडिक होगा। ठीक है दोस्त, कहानी क्लियर होती है? तो देखना, अगर 0 से इस तरफ आता हूं 7 की तरफ, तो ऐसा समझ लो पीएच बढ़ रही है लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। 0 से 7 तक पीएच, अरे भाई काउंटिंग तो बढ़ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो काउंटिंग बढ़ रही है, पीएच बढ़ रही है, पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी डाउन हो रही है। ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 0 से 0 के पास वाला, 1 के पास वाला, 2 के पास वाला, वो सारा क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। इसी तरीके से 7 से जब 14 की तरफ आता है, 7 से कोई कंपाउंड वाले जो पीएच पावर होती है वो 7 से 14 की तरफ जा रही है, तो इस तरफ देखो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि देखो OH माइनस का नंबर बढ़ेगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जब OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। सिंपल है भाई। तो उस तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इस तरफ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। देखना, एसिड कम होते होते न्यूट्रल हो गया, बेस कम होते होते न्यूट्रल हो गया, तो 7 न्यूट्रल को डिनोट करता है। क्या यहां तक आने क्लियर है मेरे भाई? एकदम टॉप क्लास तरीके से। चलिए बात करता हूं, मैं कुछ पीएच वैल्यूज की बात करता हूं। एनसीईआरटी ने डेटा दे रखा है, एग्जाम में 101% सवाल पूछता है इससे, तो पीएच के डेटा की बात कर लेते हैं भाई। तो देखना, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हमारे बॉडी के अंदर जो स्टमक होता है गैस्ट्रिक जूस निकालता है उसको बोलते हैं अपन HCl। क्या बोलते हैं दोस्त? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो एसिड होता है HCl, उसकी पीएच होती है 1.2 to 1.8। गैस्ट्रिक जूस, अरे भाई डाइजेशन के लिए यूज करना पड़ता है, डाइजेशन के लिए पहले उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन के प्रोसीजर के अंदर काम आता है, वो कौन होता है? गैस्ट्रिक जूस, HCl, पीएच 1.2 to 1.8। भयंकर वाला एसिडिक, अरे भाई देखो 1 के करीब है ना, तो भयंकर वाला एसिडिक। फिर बात करता हूँ पीएच ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस होता है नींबू का रस, उसके अंदर एसिड जो होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है दोस्त? उसके अंदर कौन सा एसिड है दोस्त? सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड की पीएच होती है 2.2। सिट्रिक एसिड की पीएच 2.2। टार्ट्रिक होता है, टार्ट्रिक एसिड इमली के अंदर, वो टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड की पीएच अराउंड 2.5 होती है। कितनी होती है भाई? 2.5 के आसपास। अगर बाई चांस कभी दे भी दे आपको, तो टार्ट्रिक एसिड जो होता है उसकी पीएच होती है 2.5। लेमन की बात हो गई। पीएच ऑफ एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा जो होती है एसिडिक रेन, वो एसिडिक रेन उसकी पीएच होती है लेस देन 5.6। लेस देन 5.6 यानी कि इनकी अच्छा एसिड कंटेंट होता है इसके अंदर। देखो क्योंकि लेस देन 5.6 हो रही है तो एसिड पावर इसकी ठीक है, अच्छी है, तो लेस देन 5.6 इसलिए इसको बोलते हैं एसिडिक रेन। अगला होता है पीएच ऑफ रेन, जो नॉर्मल रेन वाटर होता है, बारिश का पानी, उसकी पीएच होती है 6.5। कितनी होती है दोस्त? 6.5। आगे देखिए पीएच ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब डिस्टिल वाटर बोल सकता हूँ, प्योर वाटर बोल सकता हूँ, उसकी पीएच होती है 7। न्यूट्रल होता है। कैसा दोस्त? न्यूट्रल, नो एसिडिक नो बेसिक। लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो पानी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे बिस्लरी वगैरह मिलते हैं प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, वो बेसिक नेचर के होता है। बेसिक पीएच हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। रीजन देखना, हमारे बॉडी का ह्यूमन ब्लड कितना होता है भाई? पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है 7.2 to 7.4। तो कहीं अगर अपन बेसिक पावर वाला पानी अगर पीते हैं, बेसिक नेचर वाला पानी पीते हैं, इतना लगभग इतना ना 7.2 to 7.3 के आसपास वाला, तो वो हमारे ब्लड के पीएच के बराबर हो जाएगा, तो कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो जितना भी अपन बाहर से पानी खरीदते हैं अच्छी ब्रांड्स के, वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है दोस्त, तो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है 7.2 to 7.4। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहां लिख देना कहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी पीएच होती है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम जो बोलना चाहो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच होती है 10। कितनी दोस्त? 10। ध्यान रखना, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जो है एसिडिटी दूर करने के लिए यूज करता है, एंटी एसिड के रूप में। अभी मैं बताऊंगा, देखना अभी अपन बात करेंगे यहाँ पर पीएच इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। तो अब मैं बात करता हूँ, तो इसका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका यूज अपन करते हैं एंटी एसिड के फॉर्मेट में या फिर एसिडिटी को दूर करने के लिए, क्योंकि पीएच किसकी कितनी, इसकी पीएच इसकी होती है 10। आगे दे रखा पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी पीएच होती है 14। क्या होती है दोस्त? 14। हाईएस्ट पीएच वाला है भाई, और बोल सकता हूँ मोर बेसिक है, अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस है, मोर बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इसकी पीएच 14 होती है। कितनी होती है? 14। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे जिंदगी के अंदर पीएच कहाँ कहाँ काम आती है दोस्त? हमारे जिंदगी में पीएच बहुत जगह काम आती है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल बात करता हूँ तो एसिडिक रेन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
हमारे जिंदगी में देखो पीएच इन इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, हमारे जिंदगी में पीएच कहाँ कहाँ काम आती है? तो हमारी जिंदगी में पीएच बहुत जगह काम आती है भाई। जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूँ पीएच की बात करता हूँ एसिडिक रेन। जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूँ एसिडिक रेन के बारे में। क्या आपने एसिडिक रेन का नाम सुना है? एसिडिक रेन बेसिकली SO2 और NO2 आयंस या फिर SO2 NO2 गैसेस की वजह से होती है। कौन से दो आयंस होते हैं? एक तो होता है SO2, एक होता है NO2। कोई तेल की फैक्ट्रियां वगैरह होती है, उससे ये गैसेस के फॉर्म में निकलते हैं SO2 और NO2, नाइट्राइट और सल्फाइड। ये जो होता है नाइट्राइट सल्फाइड क्या करते हैं? ये गैस बनकर ऊपर चले जाएंगे बादलों के अंदर, वहां इनकी रिएक्शंस होती है, क्योंकि वहां बादल के अंदर या फिर ऐसा बोल सकता हूं ऊपर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल होगा मॉइस्चर के फॉर्मेट में, या फिर बादलों के अंदर पानी होगा। वो पानी जो होता है इनसे रिएक्ट कर जाएगा, ये कंपाउंड बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। एक तो बनाता है H2SO4 और एक बनाता है नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अच्छी पीएच वाले होते हैं, इनके पीएच मतलब अच्छे एसिड होते हैं, ये बड़े एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर काउंट होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हुए क्या होता है, फिर उस वाटर के अंदर मिल जाएंगे, उस पानी के अंदर, जो बादलों के अंदर जो पानी है उस पानी के अंदर ये मिल जाते हैं। और पानी में मिलने की वजह से पानी कैसा हो चुका है? एसिडिक हो चुका है, पानी एसिड बन चुका है, एसिडिक हो चुका है। एसिडिक पानी जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा? जैसे ही पानी गिरेगा तो पानी नदियों में, तालाबों में, है ना भाई, सब जगह जाएगा, जो भी वाटर लॉगिंग पार्ट है वहां जाएगा। ठीक है, वहां उस पर डिपेंड रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पानी उस मान लो रिवर, एक कोई जंगल में नदी है या फिर तालाब है, उस तालाब में जितने भी आसपास वाले पक्षी है, जानवर है, वो सब पानी पीना आता है। अब वो एसिडिक रेन की वजह से पानी कैसा हो चुका है? एसिडिक नेचर हो चुका है। बॉडी को हमें क्या चाहिए? बेसिक नेचर। वहां क्या मिल रहा है? एसिडिक नेचर। तो उससे रिलेटेड, उस पॉन्ड से, उस तालाब से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एसिडिक रेन की वजह से कहीं के उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, दे कांट सर्वाइव इजीली। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होगा उसके अंदर, किसकी वजह से? एसिडिक रेन की वजह से। एसिडिक रेन का मैं आपको एक और बढ़िया केस बताता हूं आपको। एसिडिक रेन जब होती है, बेसिकली एसिडिक रेन जो होती है बहुत हार्मफुल होती है। डू यू नो ताजमहल आगरा में जो प्लेस्ड है भाई, ताजमहल किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया, ये आप पता करना, या फिर आपको पता भी हो सकता है। ताजमहल जो होता है वो संगमरमर से बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपको बताया था उस दिन, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया कैल्शियम कार्बोनेट जो पढ़ाया। तो ताजमहल जो होता है वो किससे बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है भाई, उसका जो सफेद पार्ट है जिससे वो सफेद चमकीला अट्रैक्टिव दिखता है, वो क्या है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल है, संगमरमर। क्या है भाई? संगमरमर। अब जब एसिडिक रेन होती है, वो एसिडिक रेन उस ताजमहल पे गिरती है। देखना एसिडिक रेन वहीं क्यों हो रही है? क्योंकि मथुरा और आसपास के एरिया के अंदर बहुत सारे तेल की फैक्ट्रियां हुआ करती थी बहुत टाइम पहले, बहुत सारी तेल की फैक्ट्रियां थी। तो उन फैक्ट्रियों से SO2 और NO2 गैस निकलती है बाहर। तेल की फैक्ट्रियों से कौन से निकलती है? SO2 NO2। वो SO2 NO2 ऊपर की तरफ जाएगी, पानी के अंदर मिक्स होगी, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना देगी। ठीक है, उसके बाद वो एसिडिक रेन होगी। वो एसिडिक रेन ताजमहल पे गिर रही थी। ताजमहल पर गिरने की वजह से उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो भव्यता है, वो कहीं ना कहीं खराब हो रही थी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट कर जा रहा था। एसिड अब कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करने की वजह से वो ताजमहल का जो सफेदपन है वो अब धुंधला होने लग गया है, फिर से बोलो पीलापन है, ताजमहल पीला पड़ने लग गया था, ताजमहल के कलर में पीलापन आ चुका था। तो कहीं ना कहीं वो जो बाहर से देखने वाले टूरिस्ट होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो कम अट्रैक्टिव होने लग गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया, उन्होंने मथुरा और उसके आसपास की जितनी भी तेल की फैक्ट्री थी वो सारी बंद करवा दी, जितनी भी तेल की फैक्ट्री थी वो सारी बंद करवा दी, और उनको कहीं दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया, भाई आप यहाँ काम मत करो, आप दूसरी जगह काम कर सकते हो, अपनी फैक्ट्रियों को वहां लेकर चले जाओ। रीजन कि जो बहुत सुंदर सा ताजमहल है, 7 वंडर के अंदर काउंट होता है ताजमहल, इस ताजमहल की जो सुंदरता है कहीं ना कहीं एसिडिक रेन की वजह से डल हो रही है, कम हो रही है। तो उसको बेटर करने के लिए फिर उन्होंने तेल की फैक्ट्री को क्लोज कर दिया वहां से और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। और इस तरीके से फिर काफी सारे आदमियों को लगाकर वापस उसकी धुलाई वगैरह की, साफ सफाई की ताजमहल की, और अब ताजमहल की जो चमक है वो बरकरार है। वो एसिडिक रेन की वजह से क्या हो रहा था? पीलापन हो रहा था उसके अंदर। क्या दोस्त यहां तक समझ में आता है? तो ये एसिडिक रेन हमारी एवरीडे लाइफ में इस तरीके से कुछ अफेक्ट करती है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा पीएच ऑफ बैकयार्ड, पीएच ऑफ बैकयार्ड सॉइल। तो मिलकर मिट्टी, हमारे मैदान की मिट्टी या फिर खेत की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उस सॉइल में पीएच कैसे अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है? तो देखना भाई, वही वापस बात करता हूं एसिडिक रेन की। वो एसिडिक रेन हो रही है कंटिन्यूसली। एसिडिक रेन होने की वजह से एक तो पानी एसिडिक हो गया था, अरे भाई वो पानी जिस मिट्टी में गिरेगा वो मिट्टी भी तो एसिडिक हो जाएगी, वो जो सोइल है वो भी क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। और एसिडिक सोइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो माइक्रो बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जो प्लांट ग्रो करवाते हैं अपन मिट्टी के अंदर, खेती करते हैं जब, तो मिट्टी के अंदर जो प्लांट ग्रो करना चाहिए वो एसिडिक रेन की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो वो सर्वाइव जब नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करना चाहिए हमें, एसिडिक सोइल को वापस न्यूट्रल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एसिड की रिएक्शन करवाता है बेस से तो हो जाता है न्यूट्रल। भाई जब एसिड हो रखा है, उस मिट्टी के अंदर एसिड कंटेंट बढ़ चुका है, तो आप बेस मिला दो, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। या फिर जितना में रिक्वायर्ड उतना अपन कर सकता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उसके अंदर क्या मिलाता है अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, उसके अंदर चूना मिलाते हैं। क्या मिलाता है, चूना। ये पॉइंट लिखा हो भाई। तो उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम मिला सकता है, चूना मिला सकता है। चूना मिलाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बेसिक नेचर का है, सोइल एसिडिक नेचर की है, रिएक्शन हो जाएगी और सोइल कैसे हो जाएगी, नियर टू न्यूट्रल हो जाएगी। जो हमें जैसे रिक्वायर्ड है, पीएच जितनी चाहिए उतनी हम कर सकते हैं। क्या मिक्स करके, चूना मिक्स कर सकते हैं, चूना मिक्स करके। तो भाई ठीक है, इस तरीके से जो है पीएच ऑफ बैकयार्ड सोइल को भी, पीएच ऑफ बैकयार्ड सोइल जो होती है वो भी एसिडिक रेंज से अफेक्ट होती है, लेकिन हम उसको वापस प्रिपेयर करने के लिए, सही करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर मिलाते हैं। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट पार्ट देखा, कॉज ऑफ टूथ दिखे, हमारे दांतों का सड़ना। भाई हमारा दांत सड़ जाता है बेसिकली, हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे घर वाले हमें बोलते हैं बेटा ब्रश कर ले, हमको तो नहीं, बेटा ब्रश कर ले, तो नहीं। क्यों, आखिर वो हमारे पीछे पड़े होते हैं, क्यों हमें जिंदगी जीने नहीं देते शांति से। सुबह उठते बेटा ब्रश करो, अच्छा बच्चा है ना, बेटा ब्रश करो, ब्रश नहीं करता है बेटा तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। आखिर क्यों ऐसा, क्यों हमें घर वाले इतने टॉर्चर करते हैं ब्रश को लेकर, कि हमें दांत घिसने चाहिए सुबह उठते ही। क्या लॉजिक है भाई, उसका लॉजिक बहुत अच्छा है भाई, आपको बताता हूं मैं। घर वाले ऐसे ही आपको परेशान नहीं करते हैं, बहुत शानदार लॉजिक है। देखना, जो आपने खाना खाया, आपने फूड खाते हैं भाई, सीधी बात है, खाना खाएंगे अपन। जो खाना खाया वो खाना दांतों के बीच बीच में फंसा रह जाता है, वो खाना बीच बीच में फंसा रह जाएगा। रात को जब अपन सो जाते हैं तो वो खाना दांतों के बीच में फंसा हुआ रह जाता है, और फंसे हुए रहने की वजह से जो माउथ होता है उसके अंदर सलाइवा होता है, वो सलाइवा एसिडिक पीएच का होता है। कितना होता है, एसिडिक पीएच का होता है। तो एसिडिक पीएच की वजह से वो खाना अब सड़ जाएगा। हमारे माउथ की पीएच कैसी होती है भाई, एसिडिक होती है। उस एसिडिक पीएच की वजह से वो खाना सड़ जाएगा, और सड़ते ही सड़ते, मतलब देखना अभी एक दिन सड़ रहा है, 2 दिन सड़ रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। आप ब्रश कर ही नहीं रहे तो सुबह से शाम सड़ता रहेगा, सुबह वाला सड़ रहा है, दोपहर वाला, शाम वाला, ऐसे करते करते कंटिन्यूसली वो सड़ता रहेगा। और सड़ते सड़ते वो धीरे धीरे दांतों को भी सड़ा सकता है, टूथ का डीके कर सकता है, दांतों को खराब कर सकता है, सड़ा सकता है। तो टूथ डीके हो जाएगा, किसकी वजह से, पीएच की वजह से, एसिडिक की वजह से, एसिडिक नेचर की वजह से। ठीक है दोस्त, तो इसलिए क्या बोलते हैं अपने को कि टूथपेस्ट करना चाहिए या फिर ब्रश करना चाहिए, ब्रश पे टूथपेस्ट लगानी चाहिए। वो टूथपेस्ट होती है बेसिक नेचर की, हमारे मुंह के अंदर लार, या फिर जो भी मैं बोल सकता हूँ कि जो माउथ की जो पीएच होती है वो एसिडिक पीएच है। अपन जैसे टूथपेस्ट ब्रश पे लगाकर रगड़ना शुरू करते हैं, तो वो टूथपेस्ट होती है बेसिक नेचर की, बेसिक नेचर की। तो फिर वो क्या करता है भाई, हर जगह दांतों के हर एक कॉर्नर के अंदर अप्लाई हो जाएगा टूथपेस्ट बेसिक नेचर की, और रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड ने बेस से रिएक्शन करी तो बनता है न्यूट्रल, न्यूट्रल बन जाता है, फिर सॉल्ट बन जाता है, जो भी है। तो एसिड और जो बेस रिएक्शन करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वो पीएच अब न्यूट्रल हो जाती है। जो पीएच न्यूट्रल होगी तो वो खराब नहीं कर पाएगी दांतों को। इस तरीके से अपन जब रोज ब्रश करते हैं, उस ब्रश की वजह से दांतों का सड़ना या फिर टूथ डिके जो होता है वो कम हो जाता है। तो यही लॉजिक है भाई। कुछ लोग होता है हमारे आसपास जिंदगी के अंदर, हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर शायद ही होंगे, लेकिन ऐसा नॉर्मली कहीं दिख जाता है। वो होता है कि हमें सोने के दांत चाहिए। क्या चाहिए उनको, सोने के दांत, गोल्डन टीथ चाहिए उनको। तो गोल्डन टीथ के लिए क्या करते हैं भाई, कभी ब्रश नहीं करते, कुछ नहीं करते, बेसिकली गोल्डन टीथ के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो उनके दांत ऑटोमेटिकली ऐसे हो ही जाएंगे भाई, सुनहरे कलर के सोने जैसे दांत हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो भाई, उसके लिए आपको ब्रश करना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी करके देखो भाई, बहुत अच्छे लगेंगे आपको, है ना, सुंदर चेहरे पे जचेंगे बिल्कुल। तो देखिए दोस्त, अगला मैं बात करता हूँ पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये समझ में आपको, टूथ दिखे वाला। ठीक है, पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम बहुत जरूरी है। अभी मैंने बात कर, देखो गैस्ट्रिक जूस जो HCl होता है वो गैस्ट्रिक यानी पेट से निकलता है भाई, स्टोमक निकालता है इसको, तो ये HCl होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसकी पीएच कितनी होती है भाई, 1.2 टू 1.8। क्या भयंकर एसिडिक, यस दोस्त, भयंकर एसिडिक वाला। और जो भयंकर एसिडिक है तो खाने को पहले एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, फिर इसके अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन, वो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो पेप्सिन एक्टिव होगा। ठीक है, और एक्टिव होने की वजह से फिर वो प्रोटीन को डाइजेशन करेगा। इस तरीके से सारा काम होता है। तो उस पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए HCl रिक्वायर्ड होता है, एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, एसिडिक मीडियम इसको प्रोवाइड करवाया जाता है। और इतना सारा एसिडिक मीडियम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाई चांस मान लो आप शादी में कहीं जाते हो, भरपेट खाना खाया भाई, घर पे 4 रोटी, वहां 10 रोटी, है ना, फिर उसके बाद जो स्लोट्स लगे थे अलग अलग, उसको भी दबा के, है ना, तो रुकते नहीं है भैया। मैं उस दिन घर वालों को सभी को पता होता है भाई आज ये दबा के खाएगा। ठीक है, और
ऐसा भी होता है भाई कि अगर शाम को खाना खाने जाना है तो दिन में फिर खाओ ही मत, ताकि रात को बढ़िया भूख लगे और अच्छे से अपन अटैक कर सकें। ये ऐसा प्रोसेस आप करते होंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बाई चांस आपने कभी बहुत मसाले वाला खाना खा लिया, बहुत ज्यादा फूड खा लिया आपने, हैवी फूड, वो फूड बॉडी के अंदर जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, वहां उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। रीजन, ज्यादा चटकीला खाना, ज्यादा मसाले वाला खाना है, तो प्रॉपर सिक्रेशंस नहीं हो पा रहा है HCl का, प्रॉपर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो जब ऐसा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस, उस कंडीशन को बोलता है इनडाइजेशन। क्या बोलता है? इनडाइजेशन। प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए बोलते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन की वजह से लगातार एसिड निकलता जा रहा है बॉडी के अंदर, लगातार एसिड निकलता जाएगा। भाई खाना पच क्यों नहीं रहा है? उसका ईगो हर्ट हो रहा है कि मैं तो इसको पचा के रहूंगा। एक काम करो, भयंकर एसिड निकालते रहो, एसिड सीक्रेट करते रहो। एसिड सीक्रेट करते करते क्या हो जाएगा? एसिडिक। एसिड सीक्रेट करते करते क्या हो जाएगा? एसिडिटी। भाई एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसको बोलते हैं एसिडिटी। पेट में एसिड का कंटेंट बढ़ने को, एसिड बढ़ने को बोलते हैं एसिडिटी। फिर कुछ लोग बोलते हैं, हमारे जो घर के आसपास लोग रहते हैं, बोले हमें खट्टी डकारें आती हैं, जो भी आती है भाई आती होगी, ठीक है। तो वो एसिड की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? एसिड की वजह से। और उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं भाई? एसिडिटी, क्योंकि एसिड बढ़ चुका है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एसिडिटी जब होती है, मान लो किसी के पेट के अंदर जो होता है, स्टोमक के अंदर अल्सर्स होते हैं। क्या होता है? स्टोमक के अल्सर्स होते हैं। वो अल्सर्स एसिडिक होने की वजह से काफी तेज इंटेंस बर्निंग करता है भाई। वो अल्सर्स क्या करता है फिर? एसिडिटी की वजह से काफी तेज इंटेंसली बर्निंग करता है, जलाते हैं उसको, अंदर जलन होती है पेट के अंदर बहुत ज्यादा। तो गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर एसिडिटी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, जलते हैं, बर्न होता है, मतलब ऐसे है ना, बर्निंग होती है काफी। तो ये प्रोसेस होता है भाई उनके अंदर, ठीक है। अब एसिडिटी को कम करने के लिए क्या करता है? एसिड होता है, इसको कम करने के लिए बेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बेस। बेस क्या लेता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अरे पीएच कितनी भाई? 10 है। अच्छा वाला, अच्छा खासा बेसिक है, बहुत अच्छा बेसिक है। ये बेसिक इस एसिडिटी को कम कर देगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हाइट कलर का बोतल के अंदर आता है, व्हाइट कलर का खुद ही होता है, व्हाइट कलर की बोतल के अंदर ही आता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी पीएच 10 होती है। एक ढक्कन भर के पियोगे, काम हो जाएगा अपना, एसिडिटी कम हो जाएगी। या फिर इनो, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। अरे इनो होता है भाई, इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे ही जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है एक फास्ट रिएक्शन होती है। अरे भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती है, तो जैसे ही एसिड और बेस मिलेंगे, रिएक्शन बहुत फास्ट होना शुरू हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। वो इनो होता है, उसके अंदर भी क्या होता है दोस्त? उसके अंदर भी बेस होता है। वो जो इनो होता है उसके अंदर क्या होता है? बेस। तो जो बेस और एसिड रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा भाई, तो एसिडिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए एसिडिटी को इस तरीके से खत्म किया जाता है भाई, ठीक है दोस्त। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की एसिडिटी के बारे में समझ में आया आपको? ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर होती है? पीएच इन एवरीडे लाइफ समझ में आ रहा है आपको? एक क्लास दे रखा सेल्फ डिफेंस, ये समझाता हूं मैं आपको। कि हमारे खुद की रक्षा, जैसे हम तो क्या ही करेंगे ऐसी रक्षा, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं भाई, जैसे आंट हो गया, बी हो गई, अरे मधुमक्खियां होती है भाई, चींटियां, मधुमक्खियां, आंट और बीज, इनके डंक होता है स्टिंग। कभी कभी हमें बाई चांस में काट लेती है ना। जब काटती है तो वहां पर क्या होता है? फफोला हो जाता है, कुछ ऐसा स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। वो सूजन और उसके अंदर बर्निंग होती है, खुजली भी होती है, इचिंग भी होती है। क्या लॉजिक है? उसके अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है दोस्त? मेथेनोइक एसिड। उस मेथेनोइक एसिड को मैं और क्या बोलता हूँ? फॉर्मिक एसिड। अरे भाई मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड एक ही टाइप का एसिड, मतलब एक का ही नाम है। तो मेथेनोइक बोलो या फिर फॉर्मिक बोलो, बात तो एक ही, ठीक है दोस्त। तो उस स्टिंग के अंदर, चाहे वो आंट स्टिंग हो या फिर बीज स्टिंग हो, उसके अंदर क्या होती है? मेथेनोइक एसिड होता है। और मेथेनोइक एसिड जैसे ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देगा वो, फिर क्या होगा? बर्निंग, वही इचिंग, स्वेलिंग हो जाएगी। ये सब जो प्रोसेस होता है, ये सारा किससे हो जाता है? फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो ये उनकी खुद को बचाने की टेक्निक है भाई। वो अगर कोई दूसरा अटैक कर रहा है तो उसको स्टिंग डाल देगी बॉडी के अंदर और मेथेनोइक एसिड सीक्रेट कर देगी, तो खुद के बचाने का तरीका है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। एक नेचर भी हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल देता है। नेचर भी हमें क्या देता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल देता है। अब तक अपन जो सारा पढ़ रहे हो, सारा क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एसिड की रिएक्शन क्या कर रहे हैं? बेस से करवा रहे हैं। क्या हो जाएगा भाई? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो एग्जांपल में देखना, नेचर जो होता है वो में क्या देता है? न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल देता है। देखना, एक प्लांट होता है, बोलते हैं नेटल। वो नेटल प्लांट के कांटे होते हैं, स्टिंग होती है, उस स्टिंग के अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। नेटल प्लांट की स्टिंग के अंदर क्या होता है? मेथेनोइक एसिड। वो मेथेनोइक एसिड बाई चांस कोई अगर एनिमल जा रहा है या फिर कोई ह्यूमन भी जा रहा है, जैसे अगर बाई चांस वो कांटा चुभा, वो स्टिंग चुभा, तो स्टिंग के अंदर क्या होगा? मेथेनोइक। उसकी वजह से तेज जलन होती है। क्या होती है दोस्त? तेज जलन होगी, इंटेंस बर्निंग होती है, इचिंग होती है, दर्द होगा, ठीक है। तो
उसी एनवायरनमेंट के अंदर, उसी माहौल के अंदर एक प्लांट और मिलता है, उसको बोलते हैं डॉक प्लांट। क्या बोलते हैं? डॉक प्लांट। उस डॉक प्लांट की लीव्स होती है, पत्तियां, लीफ जो होती है पत्तियां, वो पत्तियां अगर आप इसको रब करके इस तरीके से, जो जहां पर अपना स्टिंग चुभा है नेटल का, जहां पर दर्द हो रहा है, बर्निंग हो रही है, वहां उस स्टिंग को आप रब कर दो कि उसके अंदर था बेस होता है। स्टिंग के अंदर तो क्या था? मेथेनोइक एसिड, एसिड था स्टिंग के अंदर, और डॉग प्लांट की लीफ होती है, उसके अंदर था बेस। तो एसिड और जो बेस रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वो दर्द जो होता है वो खत्म हो जाएगा। दर्द क्या हो जाएगा दोस्त? खत्म हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। रीजन? एसिड ने बेस से रिएक्शन कर ली। जब मेथेनोइक एसिड हमारे बॉडी के अंदर कोई बी या फिर आंट सीक्रेट कर देती है, अरे भाई किसी मधुमक्खी ने काट लिया है, फिर किसी चींटी ने काट लिया है, तो वो जो दर्द हो रहा है, उस दर्द को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? बेस यूज कर सकते हो। बेस के फॉर्मेट में बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिखे या फिर नहीं देख लेना भाई, फ्रेम में आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, या फिर दिख जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, अपन इस चैप्टर अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो बेसिक नेचर को होता है। तो बाई चांस कभी कोई चींटी काट ले, मधुमक्खी काट ले, क्या करोगे? थोड़ा सा चिमटी पर जो है बेकिंग सोडा मारा कर देना, तो बेसिक नेचर की वजह से वो दर्द और जलन कम हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? चलिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं अपन कि कौन से सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव के अंदर सवाल पूछ लेता है कि जैसे सिट्रिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट है, या फिर चींटी के अंदर, चींटी के डंग के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, वो सारी बात अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं भाई। मैंने लिख दिए थे सारे एग्जांपल्स, जो भी अपने एसिड एग्जाम में पूछता रहता है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एसिड्स आर प्रेजेंट इन, देखो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड भाई? विनेगर में एसिटिक एसिड, नाम याद रखना, एसिटिक एसिड। लेमन के अंदर होगा सिट्रिक एसिड। लेमन के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक होता है, ध्यान रखना। अगर लेमन और ऑरेंज होता है वो एक ही फैमिली के होते हैं भाई, सिट्रस फैमिली होती है, तो कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। तो लेमन और ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टर्मरिन जो होता है उसके अंदर होता है अपने टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो होता है, टोमेटो भाई, टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड, याद रखना, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड है। कर्ड या फिर इसको और बोलते हैं सोर मिल्क, एनसीईआरटी बहुत फेमस वर्ड देती है एग्जाम में थोड़ा फेमस वर्ड है सोर मिल्क, कर्ड। तो सोर मिल्क या फिर कर्ड के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया की बात करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और एसिड की बात करते हैं, लैक्टिक एसिड। आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग एंड बीज स्टिंग। आंट, नेटल और बीज की स्टिंग अंदर एक ही टाइप का एसिड होता है, उसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखना दोस्त, इसको फॉर्मिक बोलूं तो भी गलत नहीं करना है, फॉर्मिक एसिड, ध्यान रखे भाई। तो मेथेनोइक एसिड बोलो या फिर फॉर्मिक एसिड बोलो, किसके अंदर? आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग एंड बीज स्टिंग। क्या दोस्त, कहानी क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की। इस चैप्टर का मेन पार्ट हो चुका है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन लिखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दोस्त? न्यूट्रलाइजेशन। अपन ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े अभी अपन, वो जो अपन ने पढ़ा भी, रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारी जिंदगी का पीएच का क्या रोल है, वो जो सारे पढ़े थे अपन एग्जांपल्स कि एसिडिक रेन, बैकयार्ड की सॉइल, डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच, टूथ डीके के, और सेल्फ डिफेंस, ये अपन सब अपना एग्जांपल पढ़े सारे। वो सारे एग्जांपल किसके हैं? नेचुरल न्यूट्रल रिएक्शन के। वो सारे एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। किसके दोस्त है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स है सारे। कैसे? देखो भाई, क्योंकि एसिड जब रिएक्शन करता है बेस से, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। जब कभी भी एसिड बेस से रिएक्शन करता है, वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ध्यान रखना दोस्त। तो देखना, एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा दोस्त? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देखिए, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड और वाटर। ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो देखना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो जो भी बॉक्स में बना रखे हैं मैंने सारे, ये की पॉइंट है अपने, की पॉइंट से याद रहेगा भाई। एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो एसिड प्लस NaOH बेस तो गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल और लिख रखा मैंने कि HCl की रिएक्शन करा दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, NH4OH करना भाई इसको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है NH4OH, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, सॉल्ट, और क्या बनेगा तो साथ में वाटर। तो जब कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बहुत फास्ट रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है? फास्ट रिएक्शन है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं। देखो, फिर मैंने सेकंड टाइप लिख रहा है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन किस साथ कर रहे हैं? मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड की रिएक्शन। तो अपन एसिड की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, मेटल के साथ में। अपन रिएक्शन विथ मेटल, तो अपन एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में करवाएंगे भाई। जब कभी भी एसिड की रिएक्शन मेटल से होगी, बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस।
whenever acid reacts with metal it gives salt and hydrogen gas। क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। देखिए मैंने एक पॉइंट बता रखा है कि एसिड प्लस मेटल तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल देखिए, HCl की रिएक्शन करा तो सोडियम मेटल से, अरे भाई HCl की रिएक्शन अगर मैं सोडियम मेटल से करवाता हूँ क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो देखिए सॉल्ट NaCl और हाफ H2, ये तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा हाफ H2, लेकिन बनता है क्या है? हाइड्रोजन गैस बनती है इसके अंदर। क्या बनती है दोस्त? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आपको पता है, मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप टेस्ट। कौन सा टेस्ट दोस्त? पॉप टेस्ट। इसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप टेस्ट। तीसरा पार्ट देखिए, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। ये सिंपल है भाई, आपको रिएक्शन करवानी मेटल ऑक्साइड के साथ में। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड देन इट गिव्स सॉल्ट एंड H2O। सिंपल है यार, देखो इट गिव्स सॉल्ट एंड H2O। क्यों देता है सॉल्ट एंड H2O? ये सॉल्ट एंड H2O क्यों देता है? इसका एक लॉजिक है भाई। क्या लॉजिक है? क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड खुद एक बेस है क्योंकि वो बेसिक नेचर का है। और जब इसकी रिएक्शन में एसिड से करवा दूं तो बेस की रिएक्शन जब एसिड से होती है या फिर एसिड की रिएक्शन जब बेस से होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर बनता है। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, देखो इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पे मैंने, ये इंपॉर्टेंट है रीजन। ऐसा सवाल पूछता है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड। व्हाट हैपन व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड। अगर मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन कर जाएगा तो सॉल्ट और वाटर बनता है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड की टेंडेंसी कैसी होगी? मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। तो उसकी वजह से क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एग्जांपल देखिए, मैंने रिएक्शन करवाई HCl से, HCl की रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड से जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ, आयरन ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड, जब मैं इसे रिएक्शन करूँगा क्या बनेगा भाई? एक तो बना सॉल्ट और एक बनेगा हाइड्रोजन, सॉरी वाटर। एक तो बना सॉल्ट और एक बनेगा अपना वाटर। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर होती है मेरे भाई? एकदम टॉप क्लास तरीके से। नेक्स्ट सेक्शन का 4th नंबर रिएक्शन है, तो रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। पहले हमने पढ़ा मेटल ऑक्साइड, अब पढ़ रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में भी सिंपल है, सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। अरे भाई मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा? एसिडिक नेचर का। तो व्हेनेवर नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, क्योंकि वो खुद एसिडिक होगा इसलिए बेस से रिएक्शन करेगा, तो व्हेनेवर नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बेस देन इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। फिर सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो देखना, फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, थर्ड भी न्यूट्रलाइजेशन है और फोर्थ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। रीजन, ये नॉन मेटल एसिड प्रेजेंट हो गया, बेस वाला बेस हो गया, तो बेस और एसिड क्या हो गया भाई? न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट और वाटर बनता है। तो 3 रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन ही है भाई। ध्यान रखना आपको, अगर मेटल ऑक्साइड बोल दे वो बेसिक नेचर का होगा, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड बोल दे वो एसिडिक नेचर का होगा। जब मेटल ऑक्साइड देगा तो एसिड से रिएक्शन करवानी है, जब नॉन मेटल ऑक्साइड देगा तो बेस से रिएक्शन करवानी है। ठीक है दोस्त, क्या बनना है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, अगला देखिए 5th नंबर टाइप। रिएक्शन अपना कंप्लीट कर देंगे। रिएक्शन वाला पोर्शन आप काफी अपन एसिड और बेस के रिएक्शन का पोर्शन आज अपन कंप्लीट कर देंगे यहाँ तक। ठीक है भाई, तो देखिए भाई आगे देखिए, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो आप रिएक्शन करवा दो एसिड की मेटल कार्बोनेट से या फिर करवा दो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, दोनों से रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट फिक्स है। अरे भाई दोनों से रिएक्शन करा दो, प्रोडक्ट अपना फिक्स है। प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो बनेगा सॉल्ट, दूसरा बनेगा वाटर, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हेनेवर acid reacts with metal carbonate or metal hydrogen carbonate it forms salt, water and carbon dioxide CO2। देखो भाई, तो salt plus H2O plus CO2 it gives salt plus H2O plus CO2। अरे यही बनेगा ना यार। देखो HCl एक एसिड है, जब मैं इस एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करवा दूं, सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट, जब मैं एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करवाता हूं, एक तो सॉल्ट बनता है, एक H2O बनता है, एक CO2 बनता है। सॉल्ट H2 और CO2, सॉल्ट वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जब मैं एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलता हूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब मैं एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा दूं, एक तो बनेगा सॉल्ट, एक बनेगा वाटर, एक बनेगा CO2। क्या दोस्त आसान है यहाँ तक, है ना? रिएक्शन बहुत आसान है यार। रिएक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, रिकॉल करना है ना आप सभी लोग साथ साथ में। देखो भाई सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखी, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फास्ट होगी भाई, तो वेरी फास्ट रिएक्शन है। और बाकी आपको पता है भाई एसिड और बेस इसलिए न्यूट्रल होती है, इसलिए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर अपन लगा रिएक्शन विथ मेटल। जब एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल से होती है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अरे भाई सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर सॉल्ट और वाटर, वहां सॉल्ट और मेटल के साथ में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस।
फिर मैं थर्ड रिएक्शन लिखी रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड का नेचर बोलते ही नेचर आना बेसिक नेचर। मेटल ऑक्साइड नेचर कैसा है? बेसिक नेचर। तो जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से करवाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन सॉरी वाटर बन जाएगा, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। रिएक्शन का टाइप कौन सा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मेटल ऑक्साइड क्यों सॉल्ट और वाटर बनाता है? क्योंकि इसकी रिएक्शन एसिड से होगी, तो खुद कैसा है? बेस है। ठीक है ना भाई, कहानी क्लियर है? अरे मेरे दोस्त एकदम टॉप क्लास तरीके से। अगर मैं आगे बात कर देता हूँ रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड बोलते दिमाग में वो खुद एसिड है, वो खुद क्या है? एसिड। तो उसकी रिएक्शन बेस से करवाओ। whenever non-metal oxide reaction with base it gives salt and it gives salt and water. Reason? It is a neutralization reaction, क्योंकि नॉन मेटल एसिड हो गया, बेस से रिएक्शन करवा दी, न्यूट्रलाइजेशन हो गई। तो 4 रिएक्शन अपने कंप्लीट कर ली। 5 नंबर रिएक्शन दे रखी है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो करवाओ ना यार, कौन मना किया? किसने मना किया भाई? करवाओ आप रिएक्शन बहुत धुआंधार तरीके से। तो जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन होती है एसिड की, तो सॉल्ट वाटर और CO2 बनता है। अरे भाई सॉल्ट वाटर और CO2 बनता है। और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन होती है एसिड की, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से होती है तो भी क्या बनेगा? सॉल्ट वाटर एंड CO2। तो क्या यहाँ तक सारा एकदम टॉप क्लास तरीके से समझ में आया आपको? है भाई, सेकंड चैप्टर बहुत अपने अच्छे से समझा है। चैप्टर आपको समझ में आएगा दोस्त पूरा एकदम बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो आज अपन अपनी बात यहीं तक रखते हैं भाई, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।